हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है पार्ट 2 चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। और ये पार्ट 2 लास्ट पार्ट भी होने वाला है और आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो आज अपने को क्या डिस्कस करना था फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 में, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या डिस्कस करना है? लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो बेटा तो प्रीवियस पार्ट जाके देख के आओ और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ। तो क्या लिमिटेशंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के? सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। भाई स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े, तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ किसकी स्टडी करती है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करती है। मतलब बोला जाए कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटी की स्टडी करती है, वो क्वालिटी की स्टडी नहीं करती। मतलब रिच, पुअर, ऑनेस्ट, विजडम, है ना, पैट्रियोटिज्म, इन सब चीज़ों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। केवल स्टैटिस्टिक्स इसकी स्टडी करती है, न्यूमेरिकल डेटा की। आ जाओ। तो स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, विजडम हो गया, हेल्थ हो गई, पैट्रियोटिज्म, जस्टिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब क्वालिटी हैं, ये सब क्वांटिटी नहीं है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दैट स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडीज व्हाट? न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सेकंड इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा? सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है कि भाई स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठे, मतलब स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एग्रीगेट की स्टडी करती है। सिंगल न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई यूज़ का नहीं है। आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं ना, उनका भी वो बस काई की स्टडी करती है बेटा? एग्रीगेट्स की, यानी इकट्ठा, एक साथ। इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को लेके ये क्या नहीं करती? स्टडी नहीं करती। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन भी बता रहे हो ना, तो पॉपुलेशन में भी क्या होता है बेटा? कंपोजिशन होता है कि उसमें क्या बोलते हैं सॉरी, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, फिर उसके बाद में उसमें यंग कितने हैं, मिड एज्ड कितने हैं, सीनियर सिटीजन्स या जो ओल्ड एज के हैं वो कितने हैं। तो जब भी कोई डेटा आता है तो ये जो एग्रीगेट फैक्ट्स होते हैं, एग्रीगेट डेटा होता है, उसी में डील कर पाता है कौन? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो सिंगल फॉर्म डेटा होते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं करता? डील नहीं करता। आगे आ जाओ। तो थर्ड क्या है? होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो डेटा है ना वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डेटा में स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं कर सकता बेटा? एनालिसिस, या आप स्टैटिस्टिक्स को क्या नहीं कर सकते? यूज़ नहीं कर सकते। मार्क्स से मार्क्स को ही कंपेयर किया जा सकता है, हाइट से हाइट को ही कंपेयर किया जा सकता है ना। देखो ज़रा, टू कंपेयर डेटा इट इज़ एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में स्टैटिस्टिक्स कैसा होना चाहिए? आंकड़े कैसे होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज़ एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या नहीं कर सकते? अलग अलग तरह की क्वालिटी का डेटा को आप साथ में क्या नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक और लिमिटेशन है किसका? स्टैटिस्टिक्स का। यानी स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको डेटा को कंपेयर करना है तो आपका डेटा कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ में आया? आप अलग अलग डेटा को स्टैटिस्टिक्स में क्या नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दे रखा है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। मतलब कि जो भी स्टैटिस्टिक्स से अपन रिजल्ट निकालते हैं बेटा, दोज रिजल्ट्स आर नॉट 100% एक्यूरेट। यानी कि वो रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते। यानी कि उनमें क्या होती है? कुछ परसेंटेजेस की क्या होती है उसमें, आप मतलब स्टैटिस्टिक्स से जितना भी रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, उस रिजल्ट को आप क्या नहीं बोल सकते कि ये रिजल्ट 100% एक्यूरेट है। डेट रिजल्ट कैन बी 90-95% एक्यूरेट हो सकता है, बट डेट रिजल्ट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेजेस। दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसीज। अनलाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एरर फ्री। दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल द कंडीशंस। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट निकल के आता है, सारी कंडीशंस में स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट कैसा निकल के नहीं आता बेटा? एक्यूरेट निकल के नहीं आता, सारे एवरेज निकल के आते हैं। एवरेज से एक सबसे अच्छा एग्जांपल याद आया, गाड़ी का एवरेज। अगर कोई बोले कि भाई मेरी गाड़ी का एवरेज 40 किलोमीटर पर लीटर का अगर उसकी गाड़ी का एवरेज है, अगर मान के चलो, यानी कि
कि उसकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है बेटा, 40 किलोमीटर चलती है। तो क्या ये एकदम एक्यूरेट होगा? नहीं होगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों? 40 से ज़्यादा भी चल सकती है, 40 से कम भी चलती है, तो इट्स एन जस्ट एन एवरेज। ये क्या है बेटा? ये एवरेज है कि उसकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है। विच मीन्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑन एन एवरेज जो भी रिजल्ट निकल के आता है बेटा वो 100 या 10% क्या नहीं होता, सही नहीं होता, 100% सही नहीं होता। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में जो भी रिजल्ट निकल के आते हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली, वो कैसे होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। इसलिए दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसी। उन्होंने बस एक मतलब इस एनालिसिस से बस ये पता चल गया कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, 40 किलोमीटर चलेगी, यानी ब्रॉड टेंडेंसी। एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर चलेगी। इसलिए अनलाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एरर फ्री। तो जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे नहीं है बेटा? एरर फ्री नहीं है, उनमें एरर आ सकते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल द कंडीशन। सभी कंडीशंस में स्टैटिस्टिकल डेटा क्या नहीं होता? वैलिड नहीं होता। आ जाओ 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट क्या है बेटा? 5th पॉइंट में लिखा है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। समझ में आ गया? बिना रेफरेंस के जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो कैसे हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स precisely it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied, otherwise they may prove to be wrong। मतलब कि बिना रेफरेंस के, अगर आप बिना रेफरेंस के क्या कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल डेटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसा हो सकता है? गलत हो सकता है। तो फिर क्या करें कि भाई, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन, मतलब कि जो आपने स्टैटिस्टिकल डेटा से जो आपने कंक्लूजन निकाला है, जो निष्कर्ष निकाला है, जो रिजल्ट निकाला है, अगर आप उस कंक्लूजन को प्रिसाइसली यानी एकदम अच्छे से अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन, यानी किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में, अंडर विच दीज कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन आर ऑल्सो स्टडीज। तो उन कंक्लूजन्स को भी क्या करना पड़ेगा? आपको स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज दे मे प्रूव टू बी रॉन्ग। मतलब कि अगर आपने उनका स्टडी नहीं करा, आपने सिर्फ किसका स्टडी कर लिया? आपने अगर सिर्फ ये स्टडी कर लिया कि भाई ये रिजल्ट आया है, ठीक है, बट आपने अगर ये स्टडी नहीं करा कि ये रिजल्ट कौन से डेटा से आया है, वो डेटा कौन सी कंडीशंस में, कौन से सर्कमस्टेंसेस में इकट्ठा करा गया था, कैसे उसको एनालाइज किया गया था, अगर आपने वो सब एनालाइज नहीं किया या उसकी भी स्टडी नहीं करी, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? गलत निकल के आएगा। यानी बिना रेफरेंस के, कैसे? बिना रेफरेंस के अगर आपका कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है तो वो कैसे आ सकता है? गलत आ सकता है। मतलब आपको ओवरऑल क्या करना पड़ेगा? पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कोई भी कंक्लूजन, कोई भी रिजल्ट निकालने से पहले, ठीक है। तो दीज वेयर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे बात करते हैं फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो भाई फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आप कोई सी भी प्रॉब्लम उठा लो, उस प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? उसे क्वांटिटी में, किसमें? उसे क्वांटिटी में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। आ जाओ, कंसिडर एनी प्रॉब्लम, कोई भी, कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज हो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट हो। द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट, जो पहला काम, अगर इकोनॉमिस्ट इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम की अगर स्टडी कर रहा है और उसके सोल्यूशन निकालना चाहता है, सबसे पहला काम वो क्या करेगा? इन सब के आंकड़े उठाएगा। इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस है, देखो अगर उसे क्या पता लगाना है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पता लगाने के लिए वो क्या करेगा? पिछले जितने भी सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जो क्वांटिटी में डेटा है, उसे उठाएगा कि नहीं उठाएगा? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस। इज दैट क्लियर? तो वो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका डेटा लेगा और उनका मैग्नीट्यूड देखेगा कि भाई कितने लोग कैसे हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। उनको वो काय में एक्सप्रेस करेगा? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, ठीक है, क्वांटिटी में। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है भाई?
सेकेंड फंक्शन है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। यहाँ पे है ना स्पेस था, ठीक है, कहाँ पे, हाँ इधर, वो गलती से स्पेस हट गया। आ जाओ। तो फ्रॉम इंटरसेक्टरल कंपैरिजन वी मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, thus analyzing the problem of unemployment. The economists would like to know the magnitude of unemployment across the rural urban sectors of the economy. They would like to know what percentage of rural population is unemployed compared to the urban population. समझ में आ गया कि नहीं? क्या लिखा है? इंटरसेक्टरल, क्या है? इंटर सेक्टरल कंपैरिजन। तो इंटर सेक्टरल कंपैरिजन में क्या होता है, जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं किसके, इकोनॉमी के, उनमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इकोनॉमिक्स को ये एनालाइज करना है कि भाई इकोनॉमी में क्या है, भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो रूरल को भी देखेगा और अर्बन को भी, यानी शहर भी देखेगा और गांव भी। थस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमिक्स वुड लाइक टू नो, इकोनॉमिक क्या चाहना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, कि भाई कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है किसमें, अर्बन और रूरल सेक्टर में, यानी शहरों में और गाँवों में, ठीक है ना। फिर उसके बाद दे वुड लाइक टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड कंपेयर टू डेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। वो ये जानना चाहेंगे कि भाई रूरल के कंपेरिजन में अर्बन कितने लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इंटर सेक्टरल कंपैरिजन। ये क्या है, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। दिस वुड मीन मेकिंग ए कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन में इसका मतलब ये होता है, ये समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ओवर द टाइम, कि भाई ओवर द टाइम में, मतलब कि एक टाइम पीरियड में 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में, ये जो प्रॉब्लम है इसमें कितना क्या चेंज आया है, क्या आया है, ओवर द टाइम कितना क्या चेंज आया है, कम हुई है, बड़ी है। दिस वुड मीन मेकिंग ए कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान। मतलब इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट प्लान्स हैं जो पीरियड में यूज़ करे गए थे इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में, उनमें कंपैरिजन करने को क्या बोलते हैं, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, थर्ड, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है, एक और फंक्शन क्या होता है भाई, स्टैटिस्टिक्स का, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। इकोनॉमिक्स का की कोशिश करते हैं बेटा, जो एक और फंक्शन है ना स्टैटिस्टिक्स का, कि भाई इकोनॉमिक्स का की कोशिश करते हैं भाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाउंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ डेटा में। दिस इनेबल्स देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज। तो इससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या है, और अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली ये एक सम एक इफेक्टिव रेमेडी मतलब उपचार देते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने की। थस थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल स्टडी इफ द इकोनॉमिक्स कम टू नो दैट it is because of the decline in demand that investment in the economy has tended to shrink, they can suggest the government to adopt such measures as would increase the level of demand in the economy। मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या कोशिश करते हैं, 2 वेरिएबल्स के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट में अगर उन्हें ये पता चला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, उसके पीछे का रीज़न है इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेस्टमेंट, कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे कि अगर अपने को अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ था, थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल स्टडी इफ द इकोनॉमिक्स कम टू नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द
demand that investment in the economy has tended to shrink. So they can suggest the government to adopt such measures that would increase the level of demand in the economy. क्लियर हो गई बात? ठीक है, आ जाओ फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल्स. तो व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? इट इज एन एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप between different sets of statistical data offering conclusions of economic significance. The well-known inverse relationship between price of the commodity and its demand, that is more is purchased when price falls, is an established statistical relationship and therefore is a part of economic theory. Law of demand, ये लॉ ऑफ डिमांड होता है जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अपन अब आगे स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है. इकोनॉमिक थ्योरी क्या है ना बेटा, एक इस्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. जैसे कि इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको. एक जो इस्टेब्लिश इकोनॉमिक थ्योरी क्या है वो ये है कि अगर आपकी जो प्राइस होती है, थोड़ा सा आगे चलते हैं कोई खाली एरिया मिले, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको. जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, कौन कौन? डिमांड एंड प्राइस. अगर आपकी जो डिमांड है और प्राइस है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप क्या है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है? प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और जैसे ही प्राइस कम होती है वैसे ही डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पे सेल लगी होती है वहाँ पर भीड़ कैसी होती है? ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा. और जहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस होती हैं शोरूम्स में या ब्रांडेड उसमें, वहाँ पर आप देखोगे कि डिमांड कैसी होती है? कम होती है. तो इकोनॉमिक थ्योरी वही है. इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? एक इस्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. तो ये एक तरह की क्या आती है? रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. एक तरफ आपका डिमांड का डेटा है, एक तरफ आपका प्राइस का डेटा है. उन दोनों में एक तरह से क्या है? रिलेशनशिप है कि भाई अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और अगर प्राइस क्या हो रही है? प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है. ठीक है. सो द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया था कि भाई जो सबसे बढ़िया वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया. सो इट इज़ एन स्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप. ये एक स्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है, सब जगह ये फॉलो मतलब लगता है. देयरफॉर इट इज़ ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इसलिए ये इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है. इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ theoretical relationship और मॉडल्स पॉसिबल विदाउट स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट? सर्टेनली नॉट. कि भाई ये जो थ्योरेटिकल रिलेशनशिप हैं, ये जो मॉडल्स हैं, जैसे कि डिमांड सप्लाई का जो मॉडल है जो अभी अपन ने ये इकोनॉमिक थ्योरी देखी, तो ये सब बेटा बिना स्टैटिस्टिक्स के ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि इन सब को एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके ये इकोनॉमिक थ्योरी निकल के आती है. यानी कि बहुत बार प्राइजेस के वजह से जो डिमांड क्या हुई होगी? बड़ी होगी, कम हुई होगी, उसको स्टडी करा गया होगा, और मतलब वही आ गई, स्टैटिस्टिक्स आ गई. बिना आंकड़ों के, बिना एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स के ये स्टडी पॉसिबल नहीं थी. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जो एक और फंक्शन है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ theoretical relationships और मॉडल्स पॉसिबल विदाउट स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट? सर्टेनली नॉट. तो ये एक और फंक्शन है भाई किसका? स्टैटिस्टिक्स का. आगे आ जाते हैं. ना इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या है भाई? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग यानी जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, एक और जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, वो ये है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके इकोनॉमिक्स क्या करते हैं बेटा? फोरकास्टिंग करते हैं. इकोनॉमिक्स डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल studies. By the term forecasting, we do not mean some astrological predictions. We only mean to assess and ascertain the future course of certain events which are of economic significance. समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि फोरकास्टिंग का मतलब सबको पता है ना. फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? भविष्यवाणी करना. क्या करना? भविष्यवाणी. तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, तो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग करते हैं, लेकिन वो फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिकल स्टडीज़, वो जो आंकड़े होते हैं ना उनकी क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं.
अगर आपने देखा अपने जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो भी बताते हैं, तो वो कैसे बताते हैं, वो भी क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं आपकी कुंडली में उसको स्टडी करते हैं, उसको साइड में रखते हैं। लेकिन जैसे फाइनेंस वाले हो गए, मार्केट वाले हो गए, ये लोग कैसे मार्केट का अंदाज़ा लगाते हैं, इनके पास में जो डेटा होता है स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल डेटा होता है, उस डेटा को स्टडी करके ये लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। लेकिन बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, ठीक है। तो फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, नहीं। वी ओनली मीन टू एसेस एंड असरटेन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द सर्टेन इवेंट्स। अपन बस बेटा काई की कोशिश करते हैं, टू एसेस एंड टू असरटेन, मतलब पता लगाने की। 100% तो पता लगेगा नहीं, है ना। तो वी ओनली मीन टू एसेस एंड असरटेन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द सर्टेन इवेंट्स, कि भाई ये सर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में भी क्या होता है बेटा, ट्रेडिंग में भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो पास्ट डेटा को, चार्ट्स, ट्रेंड्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इन सब चीज़ों को देख के वो लोग क्या करते हैं, वो एसेस करते हैं और असरटेन करते हैं कि भाई शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, क्लियर है। और भी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं कि भाई इकोनॉमी में बूम आएगा या इकोनॉमी में स्लम आएगा, यानी इकोनॉमी में तेज़ी आएगी या इकोनॉमी धीरे हो जाएगी, वो प्रिडिक्ट करने के लिए भी स्टैटिस्टिकल डेटा का स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स। फिर वो ये प्रिडिक्ट करते हैं डेट आवर इकोनॉमी विल बूम और आवर इकोनॉमी विल स्लम, मतलब धीरे हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। टू असरटेन द फ्यूचर कोर्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच आर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, तो इनका बड़ा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट ओनली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं बेटा, पैसा लगाते हैं किसमें, मार्केट में। समझ में आया, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं मार्केट में, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्शन करना भी है या नहीं करना। तो उन इवेंट्स का पता लगाते हैं जिनका फ्यूचर में क्या है बेटा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट उनका पड़ेगा, इसलिए करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी या उसका प्रेडिक्शन नहीं करते। आ जाओ, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन और इम्पॉर्टेंस जो स्टैटिस्टिक्स का है भाई, बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल डेटा ओनली अपन क्या फॉर्मुलेट कर पाते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर पाते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, आप लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, या स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस दैट द फाइनेंस मिनिस्टर गेट्स अ फीडबैक on the tax paying capacity of the people and the revenue needs of the government. Accordingly, tax rates are fixed to get maximum possible revenue with minimum possible discomfort to the people. यानी कि जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या हैं अभी निर्मला सीतारमन जी, तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये अपना स्टैटिस्टिकल जितना भी डेटा होता है, किससे रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करके ये क्या बनाते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं। अगर इनको लगता है कि हाँ भाई टैक्स बढ़ाया जा सकता है बिना लोगों को परेशानी पहुंचाए, तो ये लोग क्या कर देते हैं, इस डेटा को स्टडी करके कि हाँ टैक्स बढ़ा सकते हैं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये टैक्स रेट्स क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इसी डेटा को स्टडी करके, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करके, ये लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि भाई अभी टैक्स कम कर देना चाहिए क्या, तो हाँ अगर लोगों को फ़ायदा होगा तो ये लोग टैक्स कम भी कर देते हैं। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी एंड द कंक्लूजन्स क्या करा जाता है, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं लोगों को क्या दिलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए। तो विच मीन्स स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट जब भी पॉलिसीज़ बनाती है, तो पॉलिसीज़ बनाने से पहले ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको अच्छे से एनालाइज करती है, उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद उनके जो बेसिस पे कंक्लूजन निकल के आते हैं, फिर वो क्या बनाती है, पॉलिसीज़ फ्रेम करती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो गया है अपना। तो दैट वाज द लास्ट पार्ट, है ना। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। अब अपन एक और चैप्टर करेंगे किसका, स्टैटिस्टिक्स का, जो कि चैप्टर 2 है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।